आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसको इंग्लिश में वर्क, एनर्जी एंड पावर कहते हैं। और ये तीनों के तीनों जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। इसको आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप लोग किसी ज़मीन पे रखे हुए कोई भी ब्लॉक हो चाहे ईंट हो, उस पर आप धक्का लगा रहे हैं, तो आपके धक्का लगाने का एक डायरेक्शन होगा और आप जो धक्का लगा रहे हैं तो वो एक नियत फोर्स भी होगा। तो मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल जो है आप लोग इस ईंट पर लगा रहे हैं और इसको धक्का दे रहे हैं, तो 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ये हो गया आपका परिमाण। और इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। अगर आप लोग पूरब की तरफ धक्का लगाएंगे तो ये पूर्व डायरेक्शन, मतलब ये ईस्ट की तरफ खिसकेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए साउथ डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे तो साउथ डायरेक्शन में ये खिसकेगा। तो आपका जो एक डायरेक्शन है उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो स्केलर क्वांटिटी में, मतलब अदिश राशि में, ऐसा कोई भी निश्चित दिशा नहीं होता। तो राशियाँ दो प्रकार से डिवाइड की गई है, एक आपका अदिश राशि और एक आपका सदिश राशि। सदिश राशि जिसमें बल, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा, फोर्स। लेकिन अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें, एनर्जी है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, सामने वाले बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारा एनर्जी थोड़ा लो है। तो चलिए ये चीज़ भी समझते हैं कि हाँ एनर्जी है, क्वांटिटी में है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि आपके पास एनर्जी है लेकिन किस डायरेक्शन में है पता नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता होती है। तो डायरेक्शन नहीं पता होती है, इसलिए इनको हम लोग अदिश राशि में रखे हैं। और जैसे बल की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्शन हम लोग को पता होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में बल लगाया जाता है, तो उसको हम लोग सदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों ही आपका अदिश राशि है। अब हम लोग बात करते हैं कार्य की, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा और फिर उसके बाद हम लोग शक्ति। और ये टॉपिक जैसे ही कवर होगा हम लोग उसके बाद इसके बेहतरीन एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी या फिर रेलवे, एसएससी, सीजीएल, अगर उन एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस 2-3 जो क्लासेस होंगी इनको कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। और इसके बाहर आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो कार्य को हम लोग दैनिक जीवन में भी, दैनिक जीवन में जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, या फिर क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो साधारण भाषा में इन सभी को हम लोग कहते हैं कि कोई कार्य हो रहा है या फिर आपके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, मतलब आप फालतू नहीं बैठे। लेकिन वही अगर हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे बल लगना चाहिए किसी वस्तु पर, और आपके बल लगाने से वस्तु में कोई विस्थापन होना चाहिए, मतलब वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हो, मतलब अपनी स्थिति में वो बदलाव किया हो। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, आपको वो ध्यान रखना है कि कार्य हुआ है ये तभी मानेंगे जब वस्तु पर कोई बल लगा हो और वस्तु जो है विस्थापित भी हुई हो, मतलब उसका स्थिति में बदलाव भी हुआ हो। ये 2 कंडीशन हमेशा पैरेलली लगना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि कोई कार्य हुआ है। अन्यथा की स्थिति में हम लोग ये मानेंगे कि आपके द्वारा कार्य नहीं किया गया है, या फिर आप जिस बल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मतलब आपके द्वारा जो बल लगाया गया है उस बल के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि आप ये डेफिनेशन पूरा पढ़ करके याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आपको अभी नहीं करना है। तो बल के लिए क्या होनी चाहिए, तो कार्य कब हुआ होगा किसी वस्तु में, तो वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु जो है वो विस्थापित होनी चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि आपके लगाए गए बल के द्वारा कोई कार्य हुआ है। और ये दोनों कंडीशन अगर नहीं है, या फिर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग ये मानेंगे कि आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, मतलब कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है। अब कार्य जो है वो किसके द्वारा होता है, तो कार्य को करवाने के लिए या फिर कार्य के होने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके। और बल जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका कांस्टेंट फोर्स
और एक होता है आपका वेरिएबल फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स को हिंदी में हम लोग नियत बल कहते हैं, और वेरिएबल का हिंदी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बल जिसका परिमाण जो है, मतलब जिसका वैल्यू जो है बार बार बदलता हो। जैसे कि मान के चलिए आपका एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपके द्वारा जो लगाया गया बल है वो धीरे धीरे घटेगा। अब मान लीजिए कि आप बीच में एनर्जी ड्रिंक भी पी लिए बल लगाते लगाते, तो आपका एनर्जी बढ़ गया, तो आप ज़्यादा बल लगा दिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा था वो कभी बढ़ा और कभी आपका बल लगाया गया बल जो है घटा। मतलब विद इन ए टाइम पीरियड आपके द्वारा लगाया गया बल कभी बढ़ भी रहा है, कभी घट भी रहा है, मतलब एक नियत नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो वैसे बल को हम लोग वेरिएबल फोर्स कहते हैं। और वेरिएबल फोर्स के द्वारा भी वर्क डन होगा, उसको इंटीग्रेशन के जरिए सॉल्व किया जाता है, जो हम लोग इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के सिलेबस में पढ़ेंगे या फिर जेई मेंस जेई एडवांस में करते हैं। तो उतना हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, जो कार्य किया जाता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, ये वाला है नियत बल। नियत बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा सिर्फ हमको वही पढ़ना है। तो नियत बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है बल गुना विस्थापन। बल को F से सूचित किया जाता है और विस्थापन को S से सूचित किया जाता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, मतलब ये आपका वस्तु है, इसमें इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं और वस्तु का विस्थापन भी किधर हो रहा है, देखिए तो इसी डायरेक्शन पे हो रहा है। तो बल की दिशा में ही यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको कार्य निकालना हो, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं, तो कार्य बराबर क्या होगा, तो बल गुना विस्थापन। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। एक उससे थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला, कार्य बराबर क्या होगा, तो बल गुना विस्थापन और साथ में होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, तो कभी कभी ऐसा भी तो केस हो सकता है कि आप जो है यहाँ पे कोई खिलौना गाड़ी है, आप लोग बचपन में किए होंगे, इसको एक रस्सी से बांध दिए होंगे और ऐसे करके आप लोग खींच रहे होंगे और इधर आप लोग चल भी रहे होंगे, इस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं इस रस्सी को पकड़ते हुए। तो आपके द्वारा जो लगाया गया बल है वो उसका डायरेक्शन क्या है, इधर। और जो विस्थापन हो रहा है वस्तु में, मतलब ये खिलौना गाड़ी में, वो विस्थापित किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन पे। तो विस्थापन का दिशा ये है और बल का दिशा क्या है, आपका हाथ इधर से खींच रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस स्थिति में कार्य करने, मतलब जो आपके द्वारा किया गया कार्य है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो F cos थीटा होगा। यहाँ पे S छूट गया, FS cos थीटा, बल गुना विस्थापन और फिर cos थीटा। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लगा के देखिए, तो लगाया गया बल ये है और विस्थापन ये है। बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, F इंटू S और साथ में cos थीटा है। तो F हो गया, S हो गया और cos। तो जब पैरेलल है, मतलब समानांतर है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कुल मिला के क्या आया, FS। तो W इज इक्वल टू FS। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर थीटा एग्जिस्ट करता है तो ठीक बात है, थीटा का वैल्यू पुट करिए। और अगर मान लीजिए कि बल का दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, मतलब दोनों पैरेलल है, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इसको अलग से लिखने का आवश्यकता नहीं, ये अपने आप क्या हो जाएगा, 1। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या हो जाएगा, F इंटू S। अब देखिए यहाँ पे ये जो cos थीटा का जो टर्म आता है, ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, अगर आप लोग का सब्जेक्ट साइंस रहा होगा तो वहाँ पे। ये बेसिकली क्या है, तो देखिए यहाँ पे F का F cos थीटा लिया हुआ है, ये F का ये प्रोजेक्शन है जिसको 11th में पढ़ा जाता है साइंस के फिजिक्स के अंदर। तो हम लोग को उतना डिटेल में और डीप में जाने की एकदम आवश्यकता नहीं है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे है कार्य का मात्रक। तो फॉर्मूला देखिए आप, W इज इक्वल टू F इंटू S। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ पे न्यूटन हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो गया। ये बहुत काम आएगा अभी। तो 1 न्यूटन मीटर को हम लोग 1 जूल कहते हैं। जूल किस लिए, तो जूल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उन्हीं के सम्मान के लिए इस न्यूटन मीटर को, मतलब 1 न्यूटन मीटर को जूल से कह करके संबोधित किया जाता है। मतलब उनके सम्मान के लिए इसका SI यूनिट को जूल नाम दिया गया है। अब इसको यहाँ पे देखिए, जैसे कि 1 जूल वर्क का मतलब क्या होता है, तो W इज इक्वल टू F इंटू S। तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, 1 न्यूटन।
और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होगा 1 मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे 1 जूल। तो 1 जूल कार्य बराबर क्या होता है, जब 1 न्यूटन का बल लगे और वस्तु के द्वारा जो विस्थापन हो, मतलब वस्तु के ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 1 मीटर का ही हो, तो इस स्थिति में जो वर्क डन हुआ है, मतलब जो कार्य हुआ है, उसको हम लोग इज इक्वल टू 1 जूल कहेंगे। तो 1 जूल को समझें। अब इससे इसको भी समझे साथ में हम लोग ये भी समझिए कि आखिर 1 न्यूटन फोर्स जो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या चीज़ है। 1 न्यूटन कब हम लोग जानेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स लगा है, इसको भी समझते हैं। तो इसको समझने के लिए यही है सीधा सा कि अगर मान के चलिए कि आप 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट को हाथ में उठाए हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जितना भारी आपको लग रहा है वही 1 न्यूटन का बल है। कैसे, तो हम वस्तु का जो भार है उसको देखिए, वेट भी एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। वस्तु का भार जो है वो बल है एक तरह का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है mg। m क्या है आपका द्रव्यमान मास, और g क्या है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अर्थ के सरफेस पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 10, तो 10 मान लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही है। और द्रव्यमान जो है वो कितना है आपका, यहाँ पे केजी में होना चाहिए। तो 100 ग्राम बराबर कितना केजी होगा, तो 0.1 केजी। तो आप रखिए यहाँ पे 0.1 केजी। तो 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1। तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही जो 1 है यही आपका 1 न्यूटन कहलाता है। और ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह में न्यूटन को रखा गया है, क्योंकि बल का जो खोज है माना किया जाता है कि बल के तीनों नियमों का जो खोज करता है वो आपके सर आइजैक न्यूटन है। तो उन्हीं के नाम के सम्मान के लिए बल का जो मात्रक है उसको न्यूटन कहा जाता है। और ये 1 न्यूटन बराबर क्या है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इतना फालतू हम लोग को नहीं समझना था, हम लोग को बस ये समझना था कि 1 न्यूटन आखिर जो पढ़ते हैं वो बल कितना होता है। तो आप 100 ग्राम के वस्तु को हाथ में रखते हैं, जितना भारी लगता है वही आपका 1 न्यूटन है। तो उसी तरह से आपका 1 जूल वर्क क्या होगा, 1 जूल कार्य क्या होगा। तो अगर आप 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो हम लोग समझेंगे कि 1 जूल का कार्य आपके द्वारा किया गया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, और ये सब चीज़ जो है आपको फार्मूला और ये थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पता होगा तो आप लोग निकाल पाएंगे। जैसे कि पूछ देगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो आपको ये चीज़ टिक करना होगा। और ये चीज़ आप याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फिर इस तरह से आपको बल का भी याद रखना पड़ जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसा यूनिट है उनको वाट का भी याद रखना पड़ेगा। तो आप कितना जगह कितना बार चीज़ों को याद रखेंगे, आप भूल जाइएगा। इसलिए इस तरह के टेक्निक को आप यूज करें। फार्मूला में चुपचाप से यूनिट लगा दीजिए। जैसे फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन लगा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है तो मीटर लगा दीजिए। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। उसी प्रकार से 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि CGS यूनिट क्या है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जूल, मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये आपका सब SI यूनिट है। एग्ज़ाम में CGS यूनिट भी पूछा जाता है। अब देखिए CGS यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास है W बराबर F इंटू एस। हमको किसका निकालना है, CGS यूनिट, तो जूल का निकालना है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। CGS यूनिट में इसको अर्ग कहते हैं। इसी तरह से बल का अगर CGS यूनिट की बात करें तो उसको डाइन कहते हैं। तो बल का CGS यूनिट को हम लोग डाइन कहते हैं, और कार्य के CGS यूनिट को हम लोग अर्ग कहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब पूछेगा 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखे जाएंगे। तो इसका निकालने का तरीका यही है कि न्यूटन हम लोग पढ़े 1 न्यूटन, और यहाँ पे 1 मीटर। तो 1 न्यूटन, अब न्यूटन हम लोग इस जगह पे देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह लगा दीजिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर नीचे चला गया, और यहाँ पे क्या है आपका 1 मीटर पहले से है। तो अब 1 मत लिखिए, सब जगह तो आपका 1 ही है।
CGS यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। वही SI यूनिट में क्या होता है? सेंटीमीटर नहीं होता, वहाँ पे मीटर होता है SI यूनिट में। तो इसलिए हम लोग को देखिए SI यूनिट में यहाँ पे मीटर था, ये मीटर ही चला है। इधर पे भी देखिए मीटर आपको दिखेगा। टाइम की जगह सेकंड, सेकंड जो है वो SI यूनिट में भी सेकंड होता है और CGS यूनिट में भी सेकंड होता है। तो सेकंड से कोई दिक्कत नहीं है, मीटर से दिक्कत था। अब देखिए केजी, CGS यूनिट में ग्राम होता है और SI यूनिट में क्या होता है आपका? केजी होता है। तो इसलिए आप फॉर्मूला देखेंगे इधर केजी है। केजी जब तक था SI यूनिट के लिए तब तक ठीक था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं CGS यूनिट में। तो किलोग्राम नहीं दिखना चाहिए, ये क्या होगा? ग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम। मीटर के जगह में क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से 1 मीटर और है यहाँ पे, तो इसके लिए भी कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। और डिवाइड में क्या है? सेकंड स्क्वायर। सेकंड को बदलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CGS यूनिट में S का मतलब सेकंड है और SI यूनिट में भी समय का जो SI यूनिट है वो सेकंड ही होता है। तो सेकंड से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7, मतलब 10 का पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और क्या रहा ये? तो ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या है? सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर चला गया तो -2। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। तो 10 का पावर 7 अर्ग हो गया, ERG। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रटेंगे तो कितना आखिर रटेंगे? हर किसी के रटने की एक क्षमता होती है। और जब आप एग्ज़ाम में ये सब डेटा भूल जाइएगा और मान लीजिए पूछ दे उस समय इतना हड़बड़ाहट हो जाती है कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर जान भी रहे होते हैं वो भी आपसे गलत हो जाता है। अब इधर देखिए न्यूटन का देखते हैं। तो अब फोर्स का देखिए, तो जब भी आप फोर्स का यूनिट निकालें तो ये फॉर्मूला आप लिखिए, W बराबर mg। W क्या है? भार है, कोई वस्तु का भार। तो भार भी क्या होता है? एक प्रकार का बल ही होता है। तो m क्या है? मास है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। तो 1 kg लिखिए। और यहाँ पे g का मतलब क्या है? ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको वो नहीं करना है, हमको वैल्यू नहीं लिखना है, हमको तो यूनिट चेंज करना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका SI मात्रक लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये डेटा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिट दिखेगा। तो केजी को आप कन्वर्ट करिए, ये आपका SI यूनिट है, इसको हम लोग 1 न्यूटन कहेंगे। ये है SI यूनिट। हमको SI नहीं चाहिए, हमको इससे जाना है किस पे? CGS यूनिट पे। CGS यूनिट में क्या होता है? मीटर के जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, द्रव्यमान में केजी किलोग्राम के जगह ग्राम हो जाएगा, और समय में जो सेकंड दिखता है वो सेकंड ही रहेगा CGS में भी और आपका SI में भी। तो सेकंड से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे मीटर दिखेगा उसको सेंटीमीटर करना है, जहाँ पे किलोग्राम दिखेगा उसको हम लोग को ग्राम करना होगा। तो किलोग्राम को क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर करना होगा तो 100 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो ये कन्वर्ट हो कितना हो गया? 1 0 2 0 3 4 5, 5 जीरो है तो 10 का पावर 5 हो गया। और ग्राम फिर क्या है? सेंटीमीटर, और ऊपर ले गए सेकंड को तो सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 का पावर 5। अब ये जो दिख रहा है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं डाइन। तो 10 का पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10 का पावर 5 डाइन। और 1 जूल बराबर कितना अर्घ हो जाएगा? तो 10 का पावर 7 अर्घ हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी रिपीट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो अगर आपको न्यूटन वाला पता है कि 1 न्यूटन का जो CGS मात्रक है उसको हम लोग डाइन कहते हैं, और ये 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है, तब आपका बहुत सारा काम सॉल्व हो गया। अब सिर्फ आपको मीटर को कन्वर्ट करना है। मीटर मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 का पावर 5 और यहाँ पे 2 जीरो 7, तो 10 का पावर 7 और डाइन सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा? आपका अर्घ हो जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आप 1 न्यूटन का भूल गए हैं तो आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहे फिजिक्स के साथ खेल सकते हैं।
आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। काम की बात क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है एफ एस कॉस थीटा। उसके बाद आपको कार्य का मात्रक जूल होता है जो कि एसआई यूनिट है, और इसका अगर सीजीएस में बात करें तो अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। इसी तरह से बल का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक वो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन बराबर आपका 10⁵ डाइन होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्य के प्रकार। तो कार्य जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव वर्क मतलब धनात्मक कार्य क्या होता है, आप बल जिस दिशा में लगा रहे हैं अगर उसी दिशा में विस्थापन हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। आपको इतना एंगल ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऋणात्मक की बात करें तो मान लीजिए कि आप बल जिधर लगा रहे हैं विस्थापन उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसे कार्य को हम लोग ऋणात्मक कार्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये कोई वस्तु है, ये आपका सतह है, आप इस डायरेक्शन पे खींच रहे हैं, तो आपके द्वारा जो बल लगाया गया है वो मान लीजिए F है, क्योंकि बल को F से सूचित करते थे, F है। तो बल लगाए हम लोग इस डायरेक्शन पे, जो डायरेक्शन में तीर का निशान है ये, और बल के द्वारा ये वस्तु जो है विस्थापित हो जा रही है इस डायरेक्शन पे, इसी डायरेक्शन पे जिधर आप बल लगा रहे थे। तो ऐसे स्थिति में आपके द्वारा जो किया गया कार्य है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन मान लीजिए एक दूसरा प्रकार का बल भी यहाँ पे कार्यरत है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, क्योंकि कोई भी सरफेस जो है, कोई भी सतह जो है 100% चिकना नहीं हो सकता, तो एक फ्रिक्शन भी कार्य करता है, मतलब घर्षण बल। तो अगर घर्षण बल के लिए अगर देखें, तब देखिए इस बल की अगर बात करें कि इस बल के द्वारा मतलब आपके द्वारा लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य क्या था, तो आप जिधर बल लगा रहे थे उधर ही विस्थापन हुआ है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। लेकिन एक बल और भी तो लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। तो घर्षण बल के द्वारा क्या कार्य हुआ, तो घर्षण बल किधर लग रहा था, इस डायरेक्शन पे, वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा था, इस डायरेक्शन पे। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर मान के चले ये पूछा जाए कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है विस्थापन का वो डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो अगर बल के द्वारा बल का जो डायरेक्शन है और विस्थापन का जो डायरेक्शन है वो दोनों समान है, तो हम लोग कहेंगे धनात्मक वर्क कार्य हुआ है। और अगर लगाया गया जो भी बल, चाहे वो लगाया गया हो चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, जिस बल के बारे में हम लोग बात करेंगे उसको देखना है। हम लोग के द्वारा लगाए गए बल से जो कार्य हुआ है उसको अगर यहाँ पे देखें तो बल के दिशा में विस्थापन हुआ है तो पॉजिटिव मान लेंगे। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि घर्षण बल के द्वारा क्या कार्य किया गया है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जिधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है। तो शायद आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि कब धनात्मक कार्य होगा और कब ऋणात्मक कार्य होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जीरो वर्क का, कि शून्य कार्य कब हुआ है। तो इसको हम लोग अभी एक अच्छा सा डायग्राम में देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग इस डायरेक्शन पे बल लगा रहे हैं, जिसको हम लोग F से दिखा रहे हैं। इसी के अपोजिट मतलब ये ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन पे, ये कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाता है, मतलब वस्तु का विस्थापन जो है यहाँ तक हुआ है। अब इसी वस्तु पे एक फोर्स और है, इसका जो भार, वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ये होता है mg, या फिर इसको हम लोग सूचित कर देते हैं स्मॉल w से, स्मॉल w। और बल का विस्थापन इस डायरेक्शन में हुआ है, तो इसके अपोजिट में क्या काम करता है, घर्षण बल, जिसको हम लोग स्मॉल f के द्वारा दिखाते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह के बल लग रहे हैं। ये हम लोग के द्वारा लगाया गया बल है, ये आपका घर्षण बल है, और ये आपका गुरुत्वीय बल है। तो ये 3 बल हुए। अब तीनों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसको आप लोग देखिए। वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है, तो ये डायरेक्शन पे, मतलब यहाँ पे आ गया है वस्तु धक्का देने से, खींचने से।
तो अगर हमारे द्वारा लगाया गया बल क्या है, ये है, जिसकी डायरेक्शन ये है, वस्तु का विस्थापन ये है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमारे द्वारा लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन पे, और वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन पे, दोनों क्या है, अपोजिट। तो ऐसी स्थिति में फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो क्या होगा, नेगेटिव। अब तीसरा फोर्स, वेट, मतलब भार। भार किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन पे। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, भार लग रहा है ये डायरेक्शन पे, दोनों के बीच में कितना, 90 डिग्री। तो cos 90 बराबर कितना होता है, 0। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपके द्वारा 0 वर्क डन होगा। मतलब लगाए गए बल और विस्थापन के बीच अगर कोण 90 डिग्री बन जाए, मतलब लंबवत हो, लगाया गया बल और विस्थापन ये दोनों अगर लंबवत हो, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो ये 3 चीज़ें थी, ये तीनों चीज़ शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब नेगेटिव 0 वर्क के कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूम रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो ये मान के चलिए कि जैसे केंद्र है और वस्तु जो ऐसे करके घूम रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आप, जैसे कि ये एक कोई पत्थर है जिसको आप बांध के घुमा रहे हैं, तो जहाँ पे आपका हाथ है ये है जगह, तो ये वस्तु इस तरह गोल गोल घूमेगा पूरा इस वृत्त में। और आप सोचिए कि अगर रस्सी एक किसी क्षण कट कर दिया जाए, तो वस्तु किधर जाएगा, सीधे निकल जाएगा, गोल नहीं घूमेगा, ये क्या होगा, बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो यही आपका विस्थापन का दिशा है, और वस्तु में जो बल लगाया जा रहा है वो बल की दिशा केंद्र की तरफ है, आप खींच के रखते हैं हर मोमेंट पे, तो ये बल की दिशा हुआ, ये आपका विस्थापन का दिशा हुआ, और दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसे स्थिति में जो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा वो 0 होगा। और कब 0 हो सकता है, मान के चलिए कि आप बल लगा रहे हैं और विस्थापन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि ये जो वेट लिफ्टर है कुछ सामान को अपने कंधे में और अपने सर में उठाकर रखे, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इनके द्वारा जो इस सभी ऑब्जेक्ट को उठाया गया है, तो उठाने में जो बल लग रहा है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये इसी बिंदु पर खड़े भी है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो बल तो लग रहा है लेकिन किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा कार्य जो किया गया है वो क्या होगा, 0। वस्तु को इस जगह तक उठाने में वर्क किया गया, कार्य किया गया है, लेकिन ये उठा के स्थिर रहना, इस दौरान किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। वस्तु को जैसे यहाँ से यहाँ तक उठाए तो एक विस्थापन हुआ है, और बल किधर लगा रहे हैं हम लोग, ऊपर की तरफ, तो उठाने के दौरान कार्य किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने कंधे पर उठाए खड़ा है, मतलब अब और ऊपर भी नहीं उठा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य नहीं होगा। या फिर ये केस कि मान के चलिए कि लगाया गया बल जो है वो 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसी स्थिति में भी किया गया कार्य जो है 0 होगा। मान के चलिए ऐसा सरफेस जो बहुत स्मूथ हो, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं हो सकता है, फ्रिक्शन काम नहीं करता है, तो वैसे सरफेस में आप अगर बल नहीं भी लगाते हैं तो भी वस्तु जो है आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इस स्थिति में भी जो किया गया कार्य होगा वो 0 ही माना जाता है, क्योंकि कार्य होने के लिए 2 कंडीशन है कि बल भी लगना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ विस्थापन हो रहा है, बल नहीं लग रहा है। अब ये भी देखिए, अगर कोई दीवार है उस पर आप धक्का लगाए जा रहे हैं, लेकिन दीवार जो है वो मूव नहीं कर रहा है अपने जगह से, तो आप बल तो लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में भी आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। तो कोई भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। जैसे आप अगर कार्य जो है वो बेसिकली कब होता है, जब आप बल लगाते हैं, तो बल को अप्लाई करने के लिए, मतलब फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए,
तभी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होगा और आपके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा ऐसा माना जाएगा। मतलब ये है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहीं से आपका ऊर्जा का डेफिनेशन निकल के आता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब आपका क्षमता ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा कार्य कर पाएंगे, आपके पास एनर्जी कम होगा तो आप कम कार्य कर पाएंगे। मतलब ऊर्जा क्या है बेसिकली, तो आपकी कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। और कार्य का मात्रक भी जूल था और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। और 1 किलो जूल बराबर 10 का पावर 3 जूल। 1 किलो जूल बराबर 10 का पावर 3 जूल। किलो मतलब होता है 10 का पावर 3, किलो का मतलब होता है 1000। तो 1 किलो मतलब 1000 हो गया, जूल का मतलब जूल हो गया, तो 1000 जूल। इसी तरह से 1 मेगा जूल भी होगा। तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 6, मतलब 1 मिलियन जूल। ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और भी बहुत से हैं जैसे कि हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, लाइट एनर्जी, बहुत तरह से, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, तरह तरह से आपके एनर्जी के स्वरूप होते हैं। बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। किसी भी एक टाइप से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो ऐसा ऊर्जा जिससे आप किसी चीज़ को दौड़ा सकते हैं, किसी चीज़ को घुमा सकते हैं। मतलब आप जो देख रहे हैं कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, जैसे कि घूमने में या मतलब घूर्णन करने में या फिर मूव करने में, तो ऐसे ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में रखते हैं। जैसे कि देखिए गतिशील कार की ऊर्जा, कार के पास ऊर्जा है, गतिशील कार के पास फील करना है तो आप कार के आगे आ जाइए, फिर एक्सीडेंट होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कार के पास ऊर्जा था जिससे आपका हाथ पैर टूट गया। छत पर जो पानी की टंकी रखी होती है उसमें भी ऊर्जा होती है, तभी आपका पानी जो है नीचे की ओर काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है। और यांत्रिक ऊर्जा में दो तरह की चीज़ होती है, गति ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब जब कभी भी आपको यांत्रिक ऊर्जा की बात की जाए तो आप समझिएगा यांत्रिक ऊर्जा में दो तरह की चीज़ें, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। मतलब किसी के गति के कारण उसके पास ऊर्जा होती है, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसमें ऊर्जा होती है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो गति के कारण इसको समझिए, जैसे कोई कार जो है खड़ा है तो उसके पास अभी कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन अगर कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करने लगे तो उसके पास कुछ ऊर्जा होगा। आप उसके पास खड़े हो जाएंगे आगे तो कार जो है आपको धक्का मार के आपका हाथ शायद टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है। लेकिन अगर उसी कार की रफ्तार मान के चलिए कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और फिर आप आगे आगे खड़े हो जाएंगे तो वो आपको बहुत ऊपर उड़ा के ले जा सकता है, तो उसके पास ज़्यादा ऊर्जा है। तो गति से आप समझ गए, जितना ज़्यादा गति उतना ज़्यादा ऊर्जा। उसी प्रकार स्थिति के कारण भी होता है। जैसे पानी का टंकी जो है फर्स्ट फ्लोर पे है तो वहाँ से जो नल के द्वारा ग्राउंड फ्लोर पे जो पानी आएगी उसकी रफ्तार उतनी नहीं होगी। लेकिन आप सोचिए कि वही पानी का टंकी अगर 10वें फ्लोर पे हो और फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे या फिर ग्राउंड फ्लोर पे नल ओपन करेंगे तो वहाँ पे पानी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हुआ क्या कि जितना ऊपर पानी का टंकी गया उतना ही पानी जो है तेज़ी के साथ नीचे फ्लो करता है। मतलब ऊपर जाने से पानी के नीचे गिरने की रफ्तार बढ़ी, मतलब स्थिति बढ़ जाने से ऊर्जा जो है वो भी बढ़ गया था। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। अब है इंटरनल एनर्जी। अब इसमें क्या है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह कणों से मिलकर के बनी होती है और सभी कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है।
ये सभी आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे कण हैं, तो ये सभी कण जो है एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, मतलब एक दूसरे के बीच में भी फोर्स लगते हैं, तो इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, मतलब अंतराण्विक बल। तो ये अंतराण्विक बल होते हैं, और इसी बल के कारण इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऊर्जा होती है। हम लोग साथ में ये भी पढ़े हैं कि कण जो है अपने ही स्थिति, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। अगर ये सॉलिड है तो ये सिर्फ अपने ही स्थिति में वाइब्रेट करेंगे, अगर लिक्विड है तो एक लेयर में ट्रांसफ़र हुई होंगे, और अगर मान लीजिए गैसेस है तो ये एक लेयर से दूसरे लेयर से तीसरे लेयर कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब वहाँ पे कण जो है रैंडम मोशन में होगा, मतलब किधर पे भी जा सकता है। तो कणों में एक गति भी है, चाहे वो कंपन हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ये पूरा का पूरा अपने बॉडी के अंदर ही ये कर रहा है। तो यहाँ पे बल भी है, यहाँ पे विस्थापन भी है, तो जिसके कारण बॉडी के पास, मतलब वस्तु के पास अपना एक आंतरिक ऊर्जा भी होता है। इसी को यहाँ पे लिखा गया है इंटरनल एनर्जी या फिर आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा क्यों होती है? तो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है, और ये तथा स्थिति ऊर्जा, ये दोनों के कारण। अब नेक्स्ट आता है आपका हीट एनर्जी, मतलब उष्मीय ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा। तो यहाँ पे जो, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस पदार्थ के अंदर, वो उसकी जो नेचुरल गति थी, मतलब जैसे कि अगर वो ठोस है तो उसके कण जो है अपने ही स्थिति में वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर वह द्रव है तो उसके कण जो है इधर से उधर मूव कर रहे होंगे। और अगर मान लीजिए कि गैसेस है तो कण जो है वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, मतलब पूरा एक, कोई लेयर से कोई मतलब उसको नहीं है, एक कोना से दूसरा कोना, तीसरा कोना, हर जगह वो जा सकता है। तो ये उसका नेचुरल गति था। लेकिन जैसे ही आप उसको हीट करने लगे, तो अगर कण वाइब्रेशन कर रहे थे पहले, तो अब जो है वो एक लेयर से दूसरे लेयर में जाना चालू कर देंगे। अगर वो द्रव थे तो वो धीरे धीरे गैसेस में कन्वर्ट होने लगेंगे, मतलब जो कण की गति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके नेचुरल स्टेट से जो एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, उसकी गति जो बढ़ जाती है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट में जो ऊर्जा रहती है, उसी को हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु की तप्त अवस्था के कारण, तप्त अवस्था मतलब आप गर्म करेंगे तभी तप्त होगा, तो तप्त अवस्था के कारण जो ऊर्जा प्राप्त कर लेती है वो वस्तु, उसी को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित विचरण, मतलब रैंडम मोशन के कारण उत्पन्न होती है। और भाप में क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा होता है, क्योंकि भाप कब बनता है? जब आप चीज़ों को हीट कर रहे होते हैं। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है कि 1 किलोग्राम जल, मतलब 1 केजी जल में, जल को 10 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए 42,000 जूल चाहिए होगा। मतलब 1 किलोग्राम वाटर को अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको 42,000 जूल के बराबर उसको एनर्जी देनी होगी, मतलब गर्म करना होगा। इसी का उल्टा भी है कि 1 किलोग्राम जल को अगर 10 डिग्री ठंडा हो रहा है तो वो 42,000 जूल एनर्जी जो है वो अपने से बाहर रिलीज करेगी। तो ये डेटा आपको याद रखना है, 42,000 जूल या फिर 42 किलो जूल। 1 किलो का मतलब 1000 होता है। अब नेक्स्ट है आपका केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो कोई भी सब्सटेंस है, उसमें जो परमाणु और अणु आपस में जुड़े होते हैं, तो ये किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जब एक रासायनिक यौगिक से, मतलब एक केमिकल कंपाउंड से केमिकल रिएक्शन के जरिए जब दूसरा केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि पुराने बॉन्ड में अगर एनर्जी ज़्यादा है और नए बॉन्ड, मतलब जो नया पदार्थ बनने वाला है, उसके बॉन्ड में एनर्जी अगर कम होगी, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा जो है रिलीज होती है। इसी का उल्टा अगर करें, मान के चलिए कि पुराने बॉन्ड जो है वो, उसमें एनर्जी कम है, और जो नया केमिकल कंपाउंड बनने वाला है उसके जो बॉन्ड होंगे, उसके जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके जो बॉन्ड होंगे वो अपेक्षाकृत
मजबूत बॉन्ड बनने वाले होंगे तो ऐसी स्थिति में एनर्जी जो है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। अब इस तरह से बात करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक केमिकल कंपाउंड या 2 केमिकल कंपाउंड से कोई नया केमिकल कंपाउंड बनता है। यहाँ पे हम लोग एक एक कंपाउंड को लेकर के समझेंगे। मान के चलिए कि एक केमिकल कंपाउंड से दूसरा केमिकल कंपाउंड बनना है, तो एक केमिकल कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटॉम्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं केमिकल बॉन्ड के जरिए। तो सबसे पहले ये पुराने बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए प्रकार के बॉन्ड बनेंगे, तभी तो कोई नया पदार्थ का फॉर्मेशन होगा। तो एक केस बनता है कि अगर पुराने बॉन्ड जो है ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होंगे और जो नए पदार्थ बनने वाले हैं उसके बॉन्ड जो है वो कमज़ोर बॉन्ड वाले होंगे। तो केमिस्ट्री में क्या है कि जो कमज़ोर बॉन्ड होते हैं उसके पास जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके पास एनर्जी कम होती है, और जो कमज़ोर बॉन्ड होंगे उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन इसी का उल्टा कर देंगे तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज़ होगा। तो कुल मिला के आपको इतना नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें जो परमाणु और अणु है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड के जरिए, और इन्हीं बॉन्ड के कारण कुछ एनर्जी होती है जिसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान ऊर्जा बाहर निकलती है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जो चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, उसको अगर पानी में डाल दें हम लोग, ठंडे पानी में, तो वो बॉयल करना चालू करता है, तो उसमें हीट बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक, कि उसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है। और ऐसा भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें ऊर्जा जो है अवशोषित की जाती है, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, मतलब ऊष्मा शोषी। जैसे कि ग्लूकोन डी आप जो है पानी में मिक्स कर रहे हैं तो पानी जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पर जो रिएक्शन हुआ वो आपका एंडोथर्मिक है। वही अगर चूना जो है, मतलब बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में डालते हैं तो बहुत हीट रिलीज होने लगता है, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये सब हम लोग केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझिए कि हाँ, बॉन्ड होता है और उसमें कुछ एनर्जी होती है, उसके कारण जो ऊर्जा है उसी को हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। फिर है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा। अब इसमें देखा जाए तो जो समान विद्युत आवेश वाले होते हैं, जैसे पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। और अगर असमान विद्युत आवेश आ जाए, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो रिपेल करे चाहे वो अट्रैक्ट करे, दोनों ही स्थिति में दोनों कण जो है एक दूसरे पर बल लगा रहे होते हैं। तो बल के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होती है तो उससे वहाँ पे ऊर्जा अवेलेबल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो समान विद्युत आवेश है वो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, मतलब बल लगा रहे हैं। तो इस बल के कारण उनमें एक ऊर्जा होती है जिसको हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये सभी आपको विद्युत मोटर और विद्युत बल्ब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका नाभिकीय ऊर्जा। जितने भी पदार्थ हैं वो आपके कण से मिल करके बने हैं, और कण जो है वो अणु से, फिर अणु जो है परमाणु से मिल करके बने हुए हैं। तो सबसे छोटे अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाले कण की बात करें तो वह है परमाणु। और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में जिस ऊर्जा के कारण बंधे हुए होते हैं उसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इस सभी को हम लोग नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन वाले रिएक्शन में देखेंगे। अभी ये चीज़ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये आप ध्यान रखिएगा मास डिफेक्ट। तो ये सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं वही आपका प्रकाश ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा, तो जिससे हम लोग को सुनने का आभास होता है, वो ध्वनि ऊर्जा है। पवन ऊर्जा क्या है, तो हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है,
तो इसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। इसी के कारण पवन चक्कियों का निर्माण किया गया है, जल पंप आदि में भी उपयोग किया जाता है। जल ऊर्जा क्या है? तो जल जो है वो बहने का काम करती है, तो बहते जल में जो ऊर्जा है उसी को जल ऊर्जा कहते हैं। और इसी के सहायता से मतलब पहले जल को एकत्रित करने के लिए डैम बनाया जाता है, फिर डैम से पानी को बहा करके टरबाइन में गिराया जाता है और फिर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो जल में जो ऊर्जा था वही कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। तो कुल मिला के बात यह है कि बहते हुए जल में ऊर्जा होती है, उसी को जल ऊर्जा कहते हैं। और भारत में लगभग 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है इसी जल स्रोतों से प्राप्त की जाती है। मतलब जल में जो ऊर्जा है उसी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट है आपका बायोमास एनर्जी, मतलब जैव भार ऊर्जा। जो भी गोबर गैस है, चाहे कचरे, मतलब गोबर हो चाहे कचरा हो, इससे जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे गोबर गैस हो गया, मीथेन गैस हो गया, इन्हीं को हम लोग बायोमास एनर्जी के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो कि है आपका सोलर एनर्जी। तो सूर्य के द्वारा प्रत्येक दिन हम लोग को सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य के रोशनी में जो एनर्जी है उसी को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। और पूरे ब्रह्मांड नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और अगर बात करें कि सभी ऊर्जा का स्रोत, तो अभी तक हम लोग जितना भी ऊर्जा का स्रोत देखे, ये सभी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मूल आधार जो है वो क्या है? तो सूर्य ही है। आगे हम लोग फिर सोलर कांस्टेंट ये सब को भी पढ़ेंगे। अभी बस हल्का हल्का सा ओवरव्यू चला है। और ये क्लास जो है काफ़ी लंबी हो गई है, 46 मिनट का। तो इसको बाकी जो बच गया इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये क्लास आपके प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए अलग से पढ़ाया जाएगा साइंस को। और पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लास चल रहा है वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मतलब उस क्लास को करने से आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और साइंस और टेक के लिए हम लोग अलग से मेंस का भी वीडियो लाएंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। और ये जितने भी वीडियोस होंगे साइंस के या फिर पॉलिटी के, ये सभी आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे काफ़ी यूजफुल साबित होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।